रेट लो करने से पहले आपको एक टर्म का पता होना चाहिए जो कि है ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। ऑर्डर को समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए मेरे पास एक रिएक्शन है जिसमें ए कोई रिएक्टेंट है जो बी से जुड़ रहा है और क्या बना रहा है, कोई प्रोडक्ट। मान लीजिए मेरे को इस केस में रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है। अब रेट ऑफ रिएक्शन जो है हमें पता है किस पे डिपेंड करता है। जैसे कि रेट ऑफ रिएक्शन हम लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ चाहे रिएक्टेंट चाहे इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट, दोनों में सेम वैल्यू होती है। अब अगर मैं इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट बात करूं, अगर रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ मैं रिएक्टेंट बात करूं तो रेट ऑफ रिएक्शन रिएक्टेंट की किस पावर पे डिपेंड करेगा। अगर रेट ऑफ रिएक्शन अगर कंसंट्रेशन बढ़ती है तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। इसका मतलब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है डायरेक्टली डिपेंड करता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी। ये चीज़ हमने +1 में भी कुछ पढ़ी है कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो डायरेक्टली डिपेंड करता है प्रोडक्ट ऑफ द मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। ठीक है, बट इसमें एक प्रॉब्लम है, इस चीज़ को आगे जाके कुछ गलत भी एक्सप्लेन कर दिया गया, क्योंकि इसमें प्रॉब्लम ये आती है कि ये जो थ्योरेटिकल वैल्यू और जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो एक दूसरे से मैच नहीं होती। इसके लिए एक लॉ दिया गया जिसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन देने वाले जो दो साइंटिस्ट हैं उनका नाम था गॉल्डबर्ग एंड वेग। इन्होंने ये लॉ दिया 1867 में। गॉल्डबर्ग और वेग दोनों ने मिलके एक लॉ को एक्सप्लेन किया। इसी बेसिस पे उन्होंने कहा कि अगर कोई भी रिएक्शन ले रहे हैं, जैसे यही रिएक्शन मैं ले रहा हूँ, इसमें ठीक है कि लिख रहे हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, बट इस चीज़ का क्या उसमें इफेक्ट पड़ रहा है, ये जो इसके कोफिशिएंट्स हैं, गॉल्डबर्ग और वेग ने कहा है ये जो कोफिशिएंट्स हैं ये जाएंगे इसकी पावर में। जैसे कैपिटल ए का कोफिशिएंट क्या है, स्मॉल ए, तो इसकी पावर में जाएगा तो क्या आ जाएगा, कैपिटल ए रेज़ टू पावर ए। तो सिमिलरली बी का कोफिशिएंट क्या है, स्मॉल बी, ये भी इसकी पावर में जाएगा। इसका मतलब एक नया फॉर्मूला दे दिया गया हमें जिसको हमने कहा लॉ ऑफ मास एक्शन। ठीक है, अब इस फॉर्मूले को काफ़ी देर तक ऐसे ही चलाया गया। पहले ये फॉर्मूला यूज़ किया जाता था बट अब ये फॉर्मूला ज़्यादा यूज़ होने लगा, बट फिर कुछ इस तरह से एग्जांपल्स आने शुरू हो गई कि जिसमें ये जो फॉर्मूला दिया गया लॉ ऑफ मास एक्शन वाला ये भी गलत प्रूव होना शुरू हो गया। इसके लिए क्या किया गया, इसको भी ठीक किया गया। तो क्या देखा गया कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है ये ना तो इसकी पावर कुछ नहीं रखे तो 1 मीन्स ना तो इसकी पावर 1 रहने पे डिपेंड करता है ना उसकी पावर फुल ए रखने पे। रेट ऑफ रिएक्शन जो है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेस टू पर कुछ भी अल्फा और बीटा हो सकता है। इसमें अल्फा और बीटा क्या चीज़ है ये भी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। इस टर्म को क्या कहा गया, इसको बोला गया रेट लॉ, जो हमारा स्टार्टिंग टॉपिक था। इस डेफिनेशन को रेट लॉ के अंदर एक्सप्लेन किया गया। अगर मैं इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटा दूँ तो क्या आ जाएगा, इक्वल टू, और इसके साथ क्या आएगा, कोई कांस्टेंट। इसका मतलब हमारी जो फाइनल स्टेटमेंट अब तैयार हुई वो क्या है, आर इक्वल्स टू के ए रेज टू पर अल्फा एंड बी रेज टू पर बीटा, वेयर अगर मैं अल्फा और बीटा को जोड़ दूं तो क्या बनेगा मेरा, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। इस डेफिनेशन में यहाँ पर जो मैंने के लिया है इसको बोलेंगे कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी कॉल्ड
इसका नाम क्या है, रेट कांस्टेंट, या इसको वेलोसिटी या स्पीड कांस्टेंट भी बोल सकते हैं। ये चीज़, ये हमारा हो गया रेट ऑफ रिएक्शन, रेट कांस्टेंट, ये कॉन्सेंट्रेशंस, और ये क्या है, ये इसकी पावर्स हैं। जिन दोनों को ऐड किया जाए तो क्या बनेगा हमारा ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। अब ये जो पावर है, जो ये ऑर्डर डिसाइड करेंगी, ऑर्डर रिएक्शन का कुछ भी हो सकता है। जैसे कि मान लीजिए अल्फ़ा और बीटा को प्लस करके मेरा जो आंसर आता है वो आता है 0, किसी तरह से भी, नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। टोटल वैल्यू अगर मान लीजिए वो आती है 0, इसका मतलब मैं इसको बोलूँगा कि वो रिएक्शन कौन सा है, 0 ऑर्डर रिएक्शन। अगर उसकी वैल्यू आती है 1, इसका मतलब वो कौन सा रिएक्शन है, वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। अगर उसकी वैल्यू आती है 2, इसका मतलब सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन हो गया। इस तरह से मैं ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन एक्सप्लेन कर सकता हूँ। एक एग्जांपल ले रहा हूँ जिससे आपको ऑर्डर समझना इजी हो जाएगा। मान लीजिए आपको कहा गया है कि ये रिएक्शन है, इसमें मैं पहले रेट ऑफ रिएक्शन लिखता हूँ अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ मास एक्शन। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग चलूँ तो मेरा रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो क्या बनेगा, रेट इक्वल्स टू के टाइम्स सबसे पहले NO2 इसकी पावर 2, फिर इसके बाद आ जाएगा F2 इसकी पावर 1। इसका मतलब अगर इसका मैं ऑर्डर निकालूं, ऑर्डर क्या आ रहा है, इसकी पावर 2 है और इसकी पावर 1, ये हमारा 2 + 1 मीन्स 3। अगर मैं इसको अब करूं रेट लॉ के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू रेट लॉ, रेट लॉ के अकॉर्डिंग इसका फॉर्मूला जो कि बनेगा रेट इक्वल्स टू के टाइम्स NO2 रेज़ टू पावर 1 एंड F2 रेज़ टू पावर 1। अब इसका ऑर्डर कितना आ जाएगा, 1 + 1 दैट मीन्स 2। देखिए अब आप रिएक्शन में देख सकते हो कि ऑर्डर सेम नहीं है। अगर हम इसके अकॉर्डिंग चले तो हमारा ऑर्डर आ रहा है 3, अगर हम इसके अकॉर्डिंग चले तो ऑर्डर आ रहा है 2। इसमें से सही कौन सा है, वो ये है। बात ये नहीं है कि हमें पता कैसे चलेगा कि हमने पावर कौन सी लेनी है, 2 लेनी है, 1 लेनी है, कैसे पता लगेगा, रिएक्शन में तो लिखा नहीं, रिएक्शन में तो उन्होंने कोफिशिएंट दे दिए, बस पता कैसे चलेगा। इसके लिए आपको गिवन दिया होगा ज़्यादातर कि आपको रेट लॉ के अकॉर्डिंग करना है या लॉ ऑफ मास एक्शन, ऐसा कहा होगा, या आपको कहा होगा कि किसी तरह से रेट लॉ की एक्सप्रेशन दी होगी, आपको बताना होगा कि ऑर्डर क्या है। बेसिकली आपको एक चीज़ और बताता हूँ कि ये जो लॉ ऑफ मास एक्शन है ये एक थ्योरेटिकल लॉ है। ये जो रेट लॉ है ये क्या है, ये एक एक्सपेरिमेंटल लॉ है। इसको हम जब पढ़ते हैं तब कर सकते हैं, बट इसको जब करते हैं इसको एक्सपेरिमेंट के भी हिसाब से करना पड़ता है। जब किसी तरह का कोई एक्सपेरिमेंट, ये रिएक्शन जब करते हैं तब इसको देखा जाता है कि इसका ऑर्डर कितना आ रहा है, तब उसके बिहाफ पे इसकी रेट की एक्सप्रेशन बनाई जाती है। ठीक है, इसको समझने के लिए और मान लीजिए आपको ऐसा एक क्वेश्चन दिया गया, फॉर ए रिएक्शन A + B becomes a product, the rate law is given by R equals to K A raised to power 1/2 B raised to power 1. What is the order of the reaction? बड़ा इजी क्वेश्चन है। इसमें अब देखिए, अब हमें सीधा ही कहा गया कि इसमें रेट लॉ लग रहा है, इसका मतलब ये एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट है जिसमें आपको रेट ऑफ रिएक्शन की वैल्यू पहले गिवन दी गई है। इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, सबसे पहले मेरे को रेट ऑफ रिएक्शन का जो फॉर्मूला दिया गया है उसको मैं लिख लेता हूँ, A raised to power 1/2 एंड B raised to power 1। अब इसकी पावर ये रही
कितनी है 1/2। अगर मैंने ऑर्डर निकालना है इसकी पावर 1/2 और इसकी पावर 1, दोनों का एलसीएम ले लीजिए, ये आ गया 3/2 मीन्स 1.5। ऑर्डर पॉइंट में भी हो सकता है, सिंपल वैल्यू भी हो सकती है, ये डिपेंड करता है रिएक्शन पे कि कौन सा रिएक्शन दिया गया है, किस तरह से वो रिएक्शन दिया गया है, उसके बिहाफ पे इसकी रेट की एक्सप्रेशन बनाई जाती है। ठीक है, इसको समझने के लिए और मान लीजिए आपको ऐसा एक क्वेश्चन दिया गया, फॉर ए रिएक्शन A plus B becomes a product, the rate law is given by R equals to K A raised to power 1/2 B raised to power 1, what is the order of the reaction। बड़ा इजी क्वेश्चन है। इसमें अब देखिए, अब हमें सीधा ही कहा गया कि इसमें रेट लॉ लग रहा है, इसका मतलब ये एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट है जिसमें आपको रेट ऑफ रिएक्शन की वैल्यू पहले गिवन दी गई है। इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, सबसे पहले मेरे को रेट ऑफ रिएक्शन का जो फॉर्मूला दिया गया है उसको मैं लिख लेता हूँ, A raised to power 1/2 एंड B raised to power 1। अब इसकी पावर ये रही, कितनी है 1/2। अगर मैंने ऑर्डर निकालना है इसकी पावर 1/2 और इसकी पावर 1, दोनों का एलसीएम ले लीजिए, ये आ गया 3/2 मीन्स 1.5। ऑर्डर पॉइंट में भी हो सकता है, सिंपल वैल्यू भी हो सकती है, ये डिपेंड करता है रिएक्शन पे कि कौन सा रिएक्शन दिया गया है, किस तरह से वो रिएक्शन दिया गया है। एक क्वेश्चन का गया, द कन्वर्जन ऑफ मॉलिक्यूल X to Y follows second order kinetics. If the concentration of X is increased 2-3 times, if the concentration of X is increased to 3 times, how will it affect the rate of formation of Y। इसका मतलब क्या है, सबसे पहले आपको कहा गया है कि एक रिएक्शन है जिसमें X जो है Y में कन्वर्ट हो रहा है और वो रिएक्शन सेकंड ऑर्डर रिएक्शन फॉलो कर रहा है। और इसमें एक चीज़ और कही गई है कि इफ़, अगर मान लीजिए कि कॉन्सेंट्रेशन जो X की जितनी भी है, हमें कुछ गिवन नहीं है, बस इतना ही कहा गया कि अगर कॉन्सेंट्रेशन X की जो है वो 3 गुना बढ़ जाती है, तो बताइए रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ Y पे क्या फ़र्क पड़ेगा, मतलब सिंपली रेट ऑफ रिएक्शन पे उसका क्या फ़र्क पड़ेगा। सबसे पहले तो हम एक रिएक्शन लिखते हैं जिसमें आपको सिंपली कहा गया कि X किस में कन्वर्ट हो रहा है, Y में। इसका मतलब रिएक्शन में ये आ गया हमारा रिएक्टेंट और ये आ गया हमारा प्रोडक्ट। अब जब भी कभी रेट ऑफ रिएक्शन का फॉर्मूला लिखना है तो हमें ज़रूरत पड़ेगी सिर्फ रिएक्टेंट की, प्रोडक्ट की नहीं। और एक चीज़ ये में कहा गया कि कौन सा रिएक्शन है, सेकंड ऑर्डर, ये हमारा सेकंड ऑर्डर रिएक्शन हो गया। इसका मतलब रेट ऑफ रिएक्शन किसके बराबर आ गया, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल्स टू K टाइम्स कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट कौन है X, रेज टू पावर देयर ऑर्डर, ऑर्डर कितना है सेकंड मीन्स 2। इसको मैं लेट कर लेता हूँ नंबर 1। सिमिलरली मान लीजिए उन्होंने अब कहा कि X की कॉन्सेंट्रेशन 3 गुना हो गई, इसका मतलब X की कॉन्सेंट्रेशन चेंज हुई। लेट कर लेता हूँ कि न्यू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ X जो है क्या आ गई X डैश, X की जो नई कॉन्सेंट्रेशन है वो किस में कन्वर्ट हो रही है, X डैश में। अगर X चेंज होगा मीन्स रिएक्टेंट अगर चेंज होगा तो देन न्यू रिएक्टेंट हमें लेना पड़ेगा क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन भी चेंज होगा। न्यू रेट जो लेट करता हूँ मैं उसको लिख लेता हूँ रेट डैश। इसका मतलब इस केस में अब जो रेट ऑफ रिएक्शन बनेगा वो क्या बनेगा, रेट डैश इज इक्वल्स टू K X डैश रेज टू पावर 2। एक चीज़ आपने नोट की हो, मैंने K चेंज नहीं किया क्योंकि ये है कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट किसी रिएक्शन पे डिपेंड करता है, उनके रिएक्टेंट या प्रोडक्ट पे नहीं। चाहे किसी भी रिएक्शन की कॉन्सेंट्रेशन जितनी मर्जी इंक्रीज करो चाहे जितनी मर्जी डिक्रीज करो, ये जो रेट कांस्टेंट है ये हमारा रहेगा फिक्स, ये चेंज नहीं होगा। इसलिए
यहाँ पे भी मैंने के लिखा है और यहाँ पे भी मैंने के लिखा है। आप ऐसे भी कह सकते हो कि ये नेचर ऑफ रिएक्शन पे डिपेंड करता है। मैं यहाँ पे साइड पे लिख सकता हूँ कि के क्या है, डिपेंड ऑन दी नेचर और टाइप ऑफ रिएक्शन। किस तरह का रिएक्शन है उस पर डिपेंड करता है उसकी वैल्यू। अब ये रेट डैश क्या आ गया, के एक्स डैश रेज टू पावर 2। मैं क्या करता हूँ, इन दोनों को करता हूँ डिवाइडेड सेकेंड बाय 1। इसको इसके साथ डिवाइड कर देता हूँ, क्या आ जाएगा, रेट डैश बाय रेट इज इक्वल्स टू, रेट डैश की वैल्यू क्या है, के एक्स डैश 2 एंड के x2। के तो पहले कट, x डैश कितना है, कॉन्सेंट्रेशन क्या कही गई हमें स्टेटमेंट में, कॉन्सेंट्रेशन कितनी इंक्रीज हो गई, 3 टाइम्स। इसका मतलब ये आ गया 3 टाइम्स x, जो स्क्वायर है वो ऐसे रहेगा। x डैश की वैल्यू क्या आ गई, 3 टाइम्स x स्क्वायर, नीचे ऐसे ही x स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर करें तो क्या आ जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 और x डैश का स्क्वायर एज इट इज, नीचे भी x डैश का स्क्वायर x स्क्वायर, ये एज इट इज कट। ये क्या आ गया, r डैश बाय r, मीन्स लिख सकता हूँ कि रेट ऑफ रिएक्शन जो न्यू है, जो चेंज होने के बाद, वो क्या आ गया, 9 टाइम्स रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ ओल्ड। इसका मतलब अगर मैंने x की कॉन्सेंट्रेशन को 3 गुना किया तो मेरा रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो गया, 9 गुना हो गया। ये चीज़ है रेट ऑफ रिएक्शन। नोट कियो, मैंने के चेंज नहीं किया क्योंकि ये है कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट किसी रिएक्शन पे डिपेंड करता है, उनके रिएक्टेंट या प्रोडक्ट पे नहीं। चाहे किसी भी रिएक्शन की कॉन्सेंट्रेशन जितनी मर्जी इंक्रीज करो, चाहे जितनी मर्जी डिक्रीज करो, ये जो रेट कांस्टेंट है ये हमारा रहेगा फिक्स, ये चेंज नहीं होगा। इसलिए यहाँ पे भी मैंने के लिखा है और यहाँ पे भी मैंने के लिखा है। आप ऐसे भी कह सकते हो कि ये नेचर ऑफ रिएक्शन पे डिपेंड करता है। मैं यहाँ पे साइड पे लिख सकता हूँ कि के क्या है, डिपेंड ऑन दी नेचर और टाइप ऑफ रिएक्शन। किस तरह का रिएक्शन है उस पर डिपेंड करता है उसकी वैल्यू। अब ये रेट डैश क्या आ गया, के एक्स डैश रेज टू पावर 2। मैं क्या करता हूँ, इन दोनों को करता हूँ डिवाइडेड सेकेंड बाय 1। इसको इसके साथ डिवाइड कर देता हूँ, क्या आ जाएगा, रेट डैश बाय रेट इज इक्वल्स टू, रेट डैश की वैल्यू क्या है, के एक्स डैश 2 एंड के x2। के तो पहले कट, x डैश कितना है, कॉन्सेंट्रेशन क्या कही गई हमें स्टेटमेंट में, कॉन्सेंट्रेशन कितनी इंक्रीज हो गई, 3 टाइम्स। इसका मतलब ये आ गया 3 टाइम्स x, जो स्क्वायर है वो ऐसे रहेगा। x डैश की वैल्यू क्या आ गई, 3 टाइम्स x स्क्वायर, नीचे ऐसे ही x स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर करें तो क्या आ जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 और x डैश का स्क्वायर एज इट इज, नीचे भी x डैश का स्क्वायर x स्क्वायर, ये एज इट इज कट। ये क्या आ गया, r डैश बाय r, मीन्स लिख सकता हूँ कि रेट ऑफ रिएक्शन जो न्यू है, जो चेंज होने के बाद, वो क्या आ गया, 9 टाइम्स रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ ओल्ड। इसका मतलब अगर मैंने x की कॉन्सेंट्रेशन को 3 गुना किया तो मेरा रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो गया, 9 गुना हो गया। ये चीज़ है रेट ऑफ रिएक्शन। एक एग्जांपल और मैं ले रहा हूँ, इसमें कहा गया है कि रेट ऑफ रिएक्शन निकालना। फिर से इसमें रिएक्शन दिया गया 3x + 2y बिकम्स प्रोडक्ट। रेट लॉ के अकॉर्डिंग रेट ऑफ रिएक्शन की वैल्यू दी गई है। आपको कहा गया कि रेट बताओ कि कितना अफेक्टेड होगा अगर
कॉन्सेंट्रेशन एक्स की क्या होती है 3 टाइम्स। दूसरा केस है, पहले ये निकालना कि कॉन्सेंट्रेशन एक्स की चेंज करने से रेट ऑफ रिएक्शन पे क्या फ़र्क पड़ेगा। दूसरे केस में हमें करना है कि कॉन्सेंट्रेशन वाई को चेंज करने पे क्या फ़र्क पड़ेगा रेट ऑफ रिएक्शन पे, वो भी डबल करने पे। तीसरे केस में क्या कहा गया है कि कॉन्सेंट्रेशन एक्स की जो है 2 टाइम्स इंक्रीज़ की और कॉन्सेंट्रेशन वाई की जो है 5 टाइम इंक्रीज़ की। तब बताओ कि रेट ऑफ रिएक्शन पे क्या फ़र्क पड़ेगा। सबसे पहले मैं पहला केस करता हूँ सॉल्व करने के लिए। सबसे पहले रिएक्शन लिखेंगे 3x + 2y बिकम्स प्रोडक्ट, जो मेरी रिएक्शन गिवन है। रिएक्शन लिख लिया। उसके बाद क्या करना है, रेट का फॉर्मूला जो गिवन है, रेट कितना दिया गया k टाइम्स कॉन्सेंट्रेशन ऑफ x रेज़ टू पावर 2 एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ y रेज़ टू पावर 1। सबसे पहला केस जिसमें कहा गया कि अगर कॉन्सेंट्रेशन x की है चेंज हो रही है, मीन्स x डैश किसके इक्वल है 3 टाइम्स x। इसमें जो y है वो क्या है, वो चेंज नहीं हो रहा, वो मीन्स क्या आ गया फिक्स्ड। सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। इसके लिए क्या करना पड़ेगा मेरे को, अब देखिए रेट ऑफ रिएक्शन, इसको पहले मैं लेट कर लेता हूँ नंबर 1। इसको क्या करता हूँ, देखिए अगर कि x डैश को अगर चेंज किया है मीन्स कंसंट्रेशन चेंज किया है, देन रेट ऑफ रिएक्शन भी चेंज होगा। इसके लिए जो रेट ऑफ रिएक्शन लिख रहा वो मैं लिख लेता हूँ r डैश। कितना आ जाएगा k टाइम्स x डैश रेज़ टू पावर 2। अब y डैश आएगा कि y, इसमें y आएगा, y डैश नहीं आएगा क्योंकि अभी मैंने कहा है कि y क्या है फिक्स्ड। इसको मैं लेट कर लेता हूँ नंबर 2। दोनों को डिवाइड करता हूँ, नंबर 1 को डिवाइडेड सेकेंड बाय 1, रेट डैश बाय ओरिजिनल रेट, रेट डैश की वैल्यू k x डैश रेज़ टू पावर 2 y रेज़ टू पावर 1, रेट की वैल्यू ये रही k x रेज़ टू पावर 2 एंड y रेज़ टू पावर 1। y कट गया, x भी k भी कट गया। x डैश की वैल्यू कितनी है 3 टाइम्स x, मीन्स स्क्वायर करके फिर क्या हो जाएगा 9 टाइम्स x स्क्वायर, नीचे x स्क्वायर कट के क्या आ गया 9। इसका मतलब पहले केस में रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो गया 9 गुना हो गया, ये हमारा एक आंसर आ गया। अब दूसरी वैल्यू सॉल्व करता हूँ। दूसरी वैल्यू में क्या आएगा, दूसरे केस में क्या कहा गया हमें, उसमें कहा कि अगर कॉन्सेंट्रेशन y की डबल कर रहे हैं, इसका मतलब क्या हो गया अब कि y की कॉन्सेंट्रेशन की कितनी आ गई 2 टाइम्स ओरिजिनल कॉन्सेंट्रेशन y। अब जो रेट ऑफ रिएक्शन आएगा इस केस में r डैश, वो कितना होगा k। अब x सेम रख रहा हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ कि x अब क्या है हमारा वो फिक्स्ड है, उसको चेंज नहीं किया। इसका मतलब रेट ऑफ रिएक्शन क्या आ गया k x2 y डैश। अब इसको लेट कर लेता हूँ नंबर 3। अब मैं नंबर 3 को नंबर 1 से डिवाइड करूँगा तो क्या आ जाएगा रेट डैश बाय रेट इज इक्वल्स टू k x रेज़ टू पावर 2 एंड y डैश, नीचे आ गया x रेज़ टू पावर 2 y कट, ये भी कट। y डैश की वैल्यू कितनी है 2 टाइम्स y, ये भी कट। सिंपली रेट डैश की वैल्यू कितनी आ गई 2 टाइम्स ओल्ड वैल्यू, यहाँ जिसकी ओरिजिनल वैल्यू। इसका मतलब इस केस में रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो रहा है, जैसे इस केस में 9 गुना हुआ है, इसमें 2 गुना हो गया। इसके बाद तीसरा केस जो है उसमें कहा गया है कि अगर कॉन्सेंट्रेशन x की जो है वो डबल हो रही है और y की 5 गुना हो रही है, इसका मतलब दोनों वैल्यूज़ को चेंज करना है। अब इसके लिए क्या करेंगे,
सबसे पहले केस हमारा थर्ड, ये जो x की वैल्यू है वो क्या हो रही है, डबल, एंड y की वैल्यू जो है वो हो रही है 5 टाइम्स। इसका मतलब इस केस में अब रेट r डैश की वैल्यू कितनी आ गई, k टाइम्स x डैश रेज टू पावर 2 एंड y डैश रेज टू पावर 1। इसको लेट कर लेते हो नंबर, लास्ट हमने 3 लेट किया था, अब इसको 4। फिर से फोर्थ इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन से डिवाइड करता हूँ, r डैश बाय r कितना आ जाएगा, k x डैश रेज टू पावर 2 एंड y डैश, नीचे x रेज टू पावर 2 एंड y, k कट x डैश की वैल्यू कितनी है, 2x, मीन्स कितना हो गया, 2 टाइम्स x रेज टू पावर 2, नीचे x रेज टू पावर 2, y डैश की वैल्यू कितनी है, 5y, नीचे भी y से y कट, इसको सॉल्व कर देता हूँ, नीचे क्या आ जाएगा 4। इसका मतलब कितना आंसर आ गया, रेट डैश क्या हो गया 20। इसका मतलब रेट डैश 20 टाइम्स हमारा चेंज हुआ, अगर दोनों की वैल्यू चेंज करें तो। ये हमारा फाइनल आंसर।